हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरीश आसवानी है और आपका फिर से मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैसे 1 रुपी बन जाता है 100+ करोड़ और एक स्टोरी भी सुनी थी। आपके लिए पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या फर्क है या दोनों एक ही बात है। कहाँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है, कब म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए एंड रिमेंबर टू क्लिक द बेल आइकन। सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स यानी बचत, जैसे गुल्लक में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहां आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे रिस्क या तो नहीं है या बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स भी कम है। और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, जैसे बिजनेस में, शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, यूलिप में, जहां आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है और क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो रिस्क लेना पड़ता है। सबसे पहले एक सवाल, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? वेल, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के रीजंस हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स, जैसे आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के बड़े होने पर उनकी शादी, वर्ल्ड टूर, रिटायरमेंट प्लानिंग एटसेट्रा। इन सब के लिए बचत और निवेश यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है और करना भी चाहिए। और एक रीजन है इन्फ्लेशन। तो आइए पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इस इन्फ्लेशन का एक रेट है जिसे महंगाई दर कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका सरल और सीधे लफ्जों में मतलब है कि जिस परसेंटेज से महंगाई बढ़ रही है। मान लीजिए आज आप 500 रुपए लेकर बाजार गए और कुछ सामान लेके आए। एक साल बाद उतना ही और वही सामान आपको खरीदने के लिए अगर 525 रुपीज लगे तो इन्फ्लेशन रेट हो गया 5%। और अगर 550 रुपीज लगे तो इन्फ्लेशन हो गया 10%। तो टेक्निकली आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। जब तक आपकी इनकम है तब तक तो ठीक है, क्योंकि जॉब है, इनकम भी हर साल बढ़ती है। लेकिन जब जॉब नहीं होगी, इनकम भी नहीं होगी, तो आपको अपनी सेविंग्स में से ही मैनेज करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो एसेट्स आज हैं और उनकी जो वैल्यू आज है और कुछ नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कम से कम आज की वैल्यू के बराबर तो हो। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और इन्फ्लेशन रेट है 5% और सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट 3.5% है और आपने इस 1 लाख रुपीज को सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा है जिसपे 3.5% इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल बाद आपके पास 3.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1,03,500 रुपीज होंगे। अब क्योंकि 5% इन्फ्लेशन रेट है तो 5,000 रुपीज का वैल्यू कम कर लीजिए तो बचे आज की वैल्यू 98,500 रुपीज। भले आपको बैंक अकाउंट में 1,03,500 रुपीज दिखे लेकिन इसकी वैल्यू आज के 98,500 रुपीज के बराबर होगी। अभी कहानी आगे और भी है। जो 3,500 रुपीज इंटरेस्ट मिला था वो टैक्सेबल था, तो उस पे टैक्स का अमाउंट 1092 रुपीज डिडक्ट करने के बाद 1 साल बाद 1 लाख रुपीज की वैल्यू 97,408 रुपीज ही रह जाएगी। अब आप बताइए, क्या हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम आता हो, या ऐसी जगह पर जहां कम से कम उतना रिटर्न्स तो आए जिससे हमारे सेविंग्स की वैल्यू सेम रहे? व्हाट पैरामीटर्स टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग? आपको कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला, सेफ्टी। देखिए जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वह सेफ है। जहां भी आपको ज्यादा रिटर्न्स बताया जाए चेक करिए आपको कैसे मिलेगा ज्यादा रिटर्न्स, क्या रिस्क है, कितना रिस्क है। दूसरा, लिक्विडिटी। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वह आपको कब वापस मिलेगा। अगर आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप बीच में पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। तीसरा, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। जो आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स कमाया उस पे टैक्स लगने के बाद आपको कितना बचेगा। इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? जनरली हम कहां इन्वेस्ट करते हैं? हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक एफडी में, रेकरिंग डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, लाइफ इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में। ये सभी ऑप्शंस अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है? आसान भाषा में, अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जिसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, किसी को सिर्फ टॉप 100 कंपनीज इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी को सिर्फ किसी खास सेक्टर में इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है। तो हर अलग इन्वेस्टर के अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो कम से कम
₹100 पर मंथ से शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? इन्वेस्टर मनी पूल करते हैं एक म्यूचुअल फंड हाउस में, और म्यूचुअल फंड हाउस फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स की मदद से। जो इन्वेस्टमेंट मनी है उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट की जाती है जिनके फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है, जिसपे रिटर्न्स जनरेट होते हैं। फंड हाउस फंड मैनेजमेंट चार्जेस ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट डिडक्ट करने के बाद बैलेंस रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट पे अर्न हुए रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर को लौटा देते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली कैटेगराइज 2 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड यानी वो स्कीम्स जिसमें आप जब चाहें इन्वेस्ट करें और जब चाहें उस स्कीम से पैसा निकाल लें। मतलब इन्वेस्ट करते वक्त जो यूनिट्स मिले थे उन यूनिट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रेस्पेक्टिव स्कीम का फॉर्म भर के इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूनिट्स को रिडीम करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर के रिडीम कर सकते हैं। क्लोज एंडेड जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक फिक्स्ड पीरियड में इन्वेस्ट करना होता है और यूनिट्स रिडीम करने के लिए आपको कुछ साल रुकना पड़ता है, जैसे 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। उसके बाद स्कीम बंद कर दी जाती है और यूनिट्स की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV मतलब यूनिट्स की जो वैल्यू है उस हिसाब से आपके पास जितने यूनिट्स हैं आपको पैसे दे दिए जाते हैं। ओपन एंडेड की तरह आप जब चाहें इन्वेस्ट करें, जब चाहें रिडीम करें। क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है तो अगर आप चाहें तो स्टॉक ब्रोकर से बात करके आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने यूनिट्स बेच सकते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों में ही इक्विटी और डेट फंड स्कीम्स होती हैं। इक्विटी फंड्स मतलब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। इसमें भी आपके पास चॉइसेस हैं कि आप टॉप 100, टॉप 200, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, मिड कैप, सेक्टोरियल, ELSS एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स मतलब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या डेट मार्केट में इन्वेस्ट होगा, जैसे कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। इसमें भी आपके पास चॉइसेस हैं कि आप लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड, जिल्ड फंड्स, हाइब्रिड एंड MIP, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश फंड्स जनरली ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या डेट मार्केट में इन्वेस्ट होगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेट बेस्ड सिक्योरिटीज विद अ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। इस फंड का फोकस कम रिटर्न्स लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन होता है। कैसे चुने म्यूचुअल फंड की स्कीम? स्टेप 1, पहले अपना फाइनेंशियल गोल या पर्पस डिसाइड करिए। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या हैं, पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एक्सेट्रा। स्टेप 2, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, एप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स देखिए ऑफ सिमिलर फंड्स, म्यूचुअल फंड हाउस की सर्विसेज कैसी रही हैं एक्सेट्रा। स्टेप 3, कौन सी स्कीम का मिक्स आपके लिए सही है। एक स्कीम में इन्वेस्ट न करके 2 से 3 स्कीम में इन्वेस्ट करिए, रिस्क को थोड़ा और बेटर डाइवर्सिफाई करिए। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दिसंबर का महीना है तो थोड़ा टैक्स सेविंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप टैक्स भी सेव करना चाहते हैं तो ELSS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट्स है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ कोर्स इक्विटी रिटर्न्स। आइए अर्ली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के फायदे के बारे में बात करते हैं। आप सेविंग्स के बारे में इस वीडियो में इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एक ऐसे ऑप्शन की जो कि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन को मंथली वीकली एवरेज आउट करने का अच्छा ऑप्शन है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP शायद आपने सुना ही होगा। आइए जानते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। हम मंथली कमाते हैं तो सेविंग्स भी मंथली करनी चाहिए और छोटी छोटी बचत कंपाउंडिंग रिटर्न से बड़ी रकम बन सकती है। SIP को सिंपल तरीके से समझें तो जैसे बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट किया जाता है मंथली, कुछ वैसे ही मंथली इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड SIP में। अब SIP का फायदा क्या है? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रिवेलिंग NAV मतलब जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन का यूनिट प्राइस के हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं। अब जरा सोचिए, कैपिटल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है NAV भी वॉलेटाइल रहती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मंथली यूनिट्स परचेस करते हैं तो यूनिट्स का NAV एवरेज आउट हो जाता है।
स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपने कुछ यूनिट्स महंगे खरीदे, कुछ सस्ते, क्योंकि एनएवी में प्राइस वॉलेटिलिटी थी और आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो कर रहे थे। जब आप यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको रिडेम्पशन डेट की प्रिवेलिंग एनएवी मिलती है। आइए अब कुछ रिस्क की बात करते हैं। आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द स्कीम इन्फॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। प्लीज कंसिडर योर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स बिफोर चूजिंग अ फंड और डिजाइनिंग अ पोर्टफोलियो दैट सूट्स योर नीड्स। तो कौन कौन से रिस्क हैं? जब हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात की थी और कहा था इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और निवेश में आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कौन से रिस्क हैं। वेरिएबिलिटी और पीरियड बाय पीरियड फ्लक्चुएशन इन टोटल रिटर्न्स। मार्केट रिस्क, मार्केट की प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो मार्केट में आई प्राइस फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी की वजह से रिटर्न्स और यील्ड में फ्लक्चुएशन हो सकती है। इन्फ्लेशन रिस्क, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया और आपके इन्वेस्टमेंट की फंड वैल्यू उतनी नहीं रही जिससे जो प्लान किया था वो पूरा किया जा सके या खरीदा जा सके। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे मार्केट की प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे ही डेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट में आई फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी की वजह से रिटर्न्स और यील्ड में फ्लक्चुएशन हो सकती है। कुछ और रिस्क भी हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। तो जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, कहां कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले पूरा डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए। तो क्या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में कुछ फर्क है या दोनों एक ही बात है? कौन सी 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने से पहले? क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है? ईएलएसएस और एसआईपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। प्रणाम।